हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारा छोटा सा प्यारा चैनल द साइंस ट्यूटर वर्ल्ड पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव। चैप्टर नंबर 1 और 2 का ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। और चैप्टर 2 का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। दो चैप्टर है। दोनों चैप्टर के कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव है जो हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, जो इस साल 2026 के एग्जाम में आने की संभावना 100% है। बस आप इसको देखिएगा, समझिएगा, एकदम आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया? शुरू देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ देखिए, फेरस है और कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर को यहाँ पे हटा दिया है, फेरस को अपने में सल्फेट विस्थापित कर लिया है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, यह विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ये अपघटन अभिक्रिया है। ये एक दूसरे से दूर जा रहा है, वियोजन भी कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया है। ये एक तत्व है, एक यौगिक है, एक यौगिक को दो अलग अलग भागों में बांट रहा है। तो कौन सा अभिक्रिया हुआ? ये वियोजन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड और जल को जब मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। ये डिकम्पोजिशन है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ देखिए, ये चौथा नंबर ऑप्शन है, NaOH प्लस HCl को मिलाते हैं तो NaCl बनता है। ये आपका ये क्षार है, ये अम्ल है। अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। ये उदासीन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? उदासीन अभिक्रिया है। आपसे बच्चों जितने सारे क्वेश्चन हैं, अगर हम इसमें से 20 क्वेश्चन का सीरीज है, 20 क्वेश्चन का सीरीज है। ये 20 क्वेश्चन, इसको 20 मत समझिएगा, ये एटलीस्ट आपके लिए 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास है आप डिस्कस हो रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन का हम 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से सारे का स्पेसिफिकेशन बताते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं। ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के प्रमुख अवयव है। तो खाना बनाने में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन यूज होता है, सबसे अधिक हो जाता है, यूज होता है ब्यूटेन। मेथेन गैस घुटनशील गैस होता है। इसके बाद एथेन गैस होता है, प्रोपेन। ये सब कार्बनिक गैस है। कौन सा गैस है? कार्बनिक गैस है ना। मतलब सब गैस में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा है, हाइड्रोकार्बन है। ब्यूटेन भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो उसके बाद द्रवनांक है और क्वथनांक है। ये सब आप लोग जानते होंगे, द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है। तो द्रवनांक और क्वथनांक जो है, द्रवनांक वह तापमान जिस पर कोई वस्तु द्रव में परिणत हो जाए या कोई यौगिक द्रव में परिणत हो जाए, वह तापमान जिस पर कोई वस्तु या द्रव उबलने लगे उसे क्वथनांक कहेंगे उस तापमान को। और जिसमें द्रव में परिणत हो जाए उसको द्रवनांक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अभिक्रिया 3Fe प्लस 4H2O, 3 मोल फेरस और 4 मोल H2O। मोल हम बोल रहे हैं, मोल जो है पदार्थ को मापने का यूनिट है, इकाई है। ठीक है, 3 मोल फेरस और 4 मोल H2O जल को जब मिलाते हैं तो फेरस टेट्रा ऑक्साइड बनता है, और H2 गैस निकलता है। ठीक है, H2 गैस बनता है, में ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिक्रिया 3Fe प्लस 4H2O को जब मिलाते हैं तो Fe3O4H2 बनता है। तो इसमें ऑक्सीकारक और अपकारक कौन है? आप देख रहे हैं, फेरस जो है ऑक्सीजन को अपने में मिला रहा है, तो फेरस क्या हो गया? ऑक्सीकारक हो गया। फेरस क्या हो गया? ऑक्सीकारक। और अपकारक में हम लोग पढ़े हुए हैं, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? ऑक्सीकारक में
ऑक्सीकारक में पदार्थ जो है ऑक्सीजन को अपने में मिलाता है और हाइड्रोजन को अपने से दूर करता है। हाइड्रोजन को अपने से दूर करता है और ऑक्सीजन को अपने में मिलाता है। वह तत्व जो ऑक्सीजन को अपने में मिला लेता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, या हाइड्रोजन को अपने में से हटा लिए तो उसे ऑक्सीकारक कहेंगे। अवकारक का इसी का उल्टा हो जाता है कि जो ऑक्सीजन को हटा देता है या हाइड्रोजन को जोड़ देता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का अवकारक हो रहा है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन ऑक्साइड से यानी जल से ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का अवकारक हो रहा है। क्या हो रहा है, अवकारक हो रहा है, अवकारित हो रहा है ना, अवकारित हो रहा है या अवकारक हो रहा है इसका। ठीक है, तो यहाँ फेरस का क्या हो रहा है, ऑक्सीकारक हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान न्यून होता है? किसका पीएच मान न्यून होता है, बताइए। इसमें से किसका पीएच मान न्यून होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान न्यून होता है। किसका पीएच मान न्यून होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान न्यून होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान होगा 8, है ना। दूध का पीएच मान होता है 6.4 के आसपास। खून का पीएच मान होता है 7.5 के आसपास, है ना। लार का पीएच मान होता है 6.4 से 7.4 के आसपास, 6.5 से लगभग 7.4 के आसपास। ठीक है, तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। ठीक है, खून का पीएच मान 7.5 होता है, यानी खून जो है क्षारीय होता है। खून का जो प्रवृत्ति होता है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। 7 से अधिक है, देखिए 7 से जो अधिक होगा वो सारा क्षारीय होगा, और 7 से जो कम होगा, जिस यौगिक का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, और जिस यौगिक का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। और 7 जिसका पीएच मान होगा वो जो है उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। याद रखिएगा, 7 जिसका पीएच मान होगा वो उदासीन। जैसे जल का पीएच मान H2O, जल का पीएच मान 7 होता है तो उदासीन होता है। ये सब परीक्षा में क्वेश्चन आने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, ये सबको ध्यान दे रखिएगा। ये सब परीक्षा में 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। HCl प्रबल अम्ल है। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते जाती है वो दुर्बल अम्ल होते जाता है, क्षारीय प्रवृत्ति आते जाता है। ठीक है, तो आप आगे देखिए, यहाँ देख रहे हैं HCl क्या है, यहाँ पे प्रबल अम्ल है। ठीक है, आगे देखिए आयोडीन युक्त नमक कौन है? देखिए साधारण नमक में जब पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं, KI मिला देते हैं, या पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड ट्राई ऑक्साइड मिला देते हैं, तो ये हमको आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। तो इसमें दोनों मिला सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड भी मिला सकते हैं, KI मिला सकते हैं, KiO3 भी मिला सकते हैं। ठीक है, ये आयोडीन की कमी के कारण, अगर नमक में आयोडीन न हो तो आयोडीन की कमी, नमक में आयोडीन की कमी के कारण हमें घेंघा रोग हो सकता है। घेंघा रोग बच्चों आप लोग देखे होंगे। घेंघा रोग जो है गर्दन के पास जो है वो लटक जाता है मांस, वहां पे उसे घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है बच्चों। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है ना। और सिट्रिक अम्ल किसमें होता है? सिट्रिक अम्ल किसमें होता है? सिट्रिक अम्ल किसमें होता है? सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है। किसमें होता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसका होगा टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व में कौन अधातु है? अधातु कौन है, आप बताइए। देखिए, तो जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो सब अधातु होगा। तो इसमें देखिए 4 से कम है 1 है, ये सब धातु है। 4 से कम है 2 है, धातु है। 4 से कम है 3 है, धातु है। 4 से अधिक इसमें 5 है, ये अधातु है। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है? 8 2 10 5 15। 15 किसका है? फास्फोरस का है। पी का फास्फोरस का 15 है ना। तो फास्फोरस जो है अधातु है। फास्फोरस क्या है? अधातु है।
ये सब धातु है। ठीक है, अब जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो उप धातु होता है ना। जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा उप धातु, 4 से अधिक होगा तो अधातु, है ना। 4 से अधिक होगा तो अधातु और 4 से कम होगा तो धातु। ध्यान रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। शुद्ध जल का पीएच मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ताप किसके करीब होगा? देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। ये आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का पीएच घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिक होता है। जल का घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। जल का घनत्व सबसे अधिक है। जल का घनत्व अधिक का कहने का मतलब क्या कि जल के जो छोटे छोटे कण हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ जल है जो है, इसका छोटा छोटा जो कण है एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाता है। बहुत सारे H2O के कण एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए किस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीडेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर वह उसका करापन जो है उस पदार्थ का खराब हो जाता है, गलने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, जिसके कारण उसमें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जैसे नमक मिला सकते हैं, नमक मिलाते हैं, है ना, तेल मिलाते हैं, उसमें गैस मिलाते हैं, है ना, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। निम्न में कौन लवण है? निम्न में कौन लवण है तो बताइए। ए अम्ल है, ए लवण है, NaCl लवण है, NOH क्षार है। जिस 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 यौगिक के अंत में OH रहे आप समझ जाइएगा कि वो क्षार है ना, और NaCl यहाँ पे लवण है। ठीक, जिस यौगिक के अंत में OH रहे तो क्या समझ जाना है? क्षार है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कितना है बस। आगे देखिए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या रहता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2, CS कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2। इसको कहते हैं Na2CO3, इसको कहते हैं धोवन सोडा, धवन सोडा, है ना, धोवन सोडा, है ना, जो जैसे सर्फ वगैरह बनाने में इसका काम आता है, धोने के लिए काम आता है कपड़ा वगैरह। इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए काम आता है, बेकिंग पाउडर है ना, बेकिंग सोडा है। इसका उपयोग जो हम लोग खाना बनाने में करते हैं, खाना को खास्ता बनाने में करते हैं, खाना को खास्ता बनाने में करते हैं, है ना, बेकिंग सोडा को। पाव रोटी को फुलाने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, क्योंकि यह जब गर्म होता है सोडियम कार्बोनेट तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, तो रोटी वगैरह जो फूलता है बुलेटिन होता है, बेकिंग सोडा उसका मात्रा उसमें होता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। रोटी जो फूलता है उसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। आगे देखिए, रवाकरण के जल उपस्थित है। रवाकरण के जल किसमें उपस्थित है? सब में दिख रहे हैं, H2O है, जल है, जितना भी यौगिक है, जितना भी सब यौगिक है ना, लवण है, ये लवण लवणीय यौगिक जितना भी है ये सब में H2O मिला हुआ है। तो ये H2O जो मिला हुआ है इसी को कहते हैं रवाकरण के जल, क्रिस्टलाइज्ड वाटर, क्रिस्टलाइज्ड वाटर कहते हैं। इस तरह के यौगिक को जब अपने हाथ में डालिएगा तो वो पसीजने लगेगा, ये जल जो है पसीजने लगता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, रवाकरण के जल सभी में। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम आयन है? हाइड्रोनियम आयन है H3O प्लस। H3O प्लस क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। H3O प्लस हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, OH माइनस होता है, ना कि OH प्लस है। OH माइनस जो होता है हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं इसको, हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं।
आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 6 से 8%, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को कहते हैं। 6 से 8% जिसमें एसिटिक अम्ल होता है उसे हम लोग सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस देता है? अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल हमेशा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ज्वाला के केंद्रीय मंडल का रंग कैसा होता है? ज्वाला के केंद्रीय मंडल का रंग नीला होता है, मध्य मंडल का रंग पीला होता है। ठीक है, आगे देखिए, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और वो जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, है ना, रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना। इसी तरीका से आप पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।